हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे एयर पोल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, हमने वेरियस पॉल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस किया, गैसियस एंड पार्टिकुलेट, देन हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के बारे में डिस्कस किया। सो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियोज़ में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद अ थॉट, और आज की हमारी थॉट है Courage doesn't mean you don't get afraid. Courage means you don't let fear stops you. साहस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको डर ही नहीं लगेगा। देखो, जब हम कोई काम पहली बार करते हैं, जब हमें उस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, when we get into something for the very first time, तो हमें डर लगता है। सो करेज का मतलब असल में होता क्या है? साहस का मतलब ये होता है कि जो डर आपको लग रहा है, उस डर से आप अपने कदमों को ना पीछे हटने दें, डर कभी आपको रोक ना पाए। यानी कि अगर किसी चीज़ की वजह से आप रुके तो वो डर ना हो, आप डर के पीछे ना हटे। तो यू हैव टू जस्ट फेस योर फियर्स और आगे बढ़ते रहिए, अपने डर को फेस करिए, चीज़ें करोगे तो चीज़ें होंगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को इस थॉट के साथ और सोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये स्लाइड हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी कि सोर्सेज जो हैं वो दो तरीके के हैं, नेचुरल और मैन मेड सोर्सेज, जो नेचर से हैं और जो एंथ्रोपोजेनिक हैं। तो इनके बारे में हमने अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब हम नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन यानी कि जो नेचुरल हैं, नेचर से मिले हैं, नेचर में कुछ ऐसे फिनोमिनास, कुछ ऐसे प्रोसेसेस हो रही हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं और वो हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि फॉरेस्ट फायर कहीं पे लग गई, वाइल्ड फायर जिसे आप बोलते हो, फॉरेस्ट फायर जिसे आप बोलते हो, कि बहुत एक्सट्रीम जो है हीट थी, जिसकी वजह से मतलब बहुत गर्मी थी, जिसकी वजह से पूरा फॉरेस्ट जो है उसकी पत्तियां सूखी थी और वहाँ पे जो फॉरेस्ट फ्लोर था वो काफ़ी ड्राई था, और एक्सट्रीम हीट की वजह से जो है स्ट्राइकिंग की या किसी भी चीज़ की वजह से, या किसी ने जैसे होता है ना कि कोई स्पार्कलिंग करके कोई फायर छोड़ दी हो तो वो पूरे फॉरेस्ट में ऐसे फैल जाएगी, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर लग जाती है। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या होता है कि कार्बन पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं, क्योंकि कार्बन या ऑर्गेनिक चीज़ें जलती हैं तो उनसे कार्बन पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं, और उसके साथ साथ जो है ऐश मतलब राख जिसे बोला जाता है, ऐश रिलीज़ होती है। और ये दोनों ही क्या है, हमारे पर्टिकुलेट मैटर हैं, और ये पर्टिकुलेट मैटर एक पोल्यूटेंट का काम करते हैं। जब वो हमारी एयर में जाते हैं तो एयर को पोल्यूट करते हैं। क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से आया, क्योंकि वाइल्ड फायर जो है वो नेचुरली लगी, गर्मी की वजह से लगी, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो इसलिए नेचुरल सोर्सेज में आएगा। मूविंग ऑन टू पोलन ग्रेन्स, एज यू ऑल नो कि जो पोलन्स हैं, जो हमारे पोलन्स आर द मेल गेमेटोफाइट या मेल गेमेट्स, जो कि पॉलिनेशन में वर्क करते हैं, पॉलिनेशन में इनका अहम योगदान होता है। तो फ्लावर के अंदर जो मेल गैमीट होते हैं, जो कि पोलन्स है, वो काफ़ी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। तो क्या होता है कि प्लांट से जब वो रिलीज़ होते हैं तो वो एयर में चले जाते हैं, तो दे एक्ट एज पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। तो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट की तरह ही काम करते हैं, और बहुत सारे लोगों को इनसे क्या होती है, एलर्जीज हो जाती हैं, और क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स पोलन, कि उनको छींक आने लगती है, उनको खांसी आने लगती है। तो इस तरीके से एयर को ये पॉल्यूट करते हैं, और किसी के कॉन्टैक्ट में आने में क्या होता है, किसी के अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी इसकी वजह से कोज हो जाती है। सो दिस इज़ इट। नाउ मूविंग ऑन टू वोल्केनिक इरप्शन। जैसे कि यू ऑल नो कि वोल्केनिक इरप्शन का मतलब होता है ज्वालामुखी फटना। तो ज्वालामुखी फटना ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ज्वालामुखी जो होता है, वोल्केनोज जो होते हैं, वो नेचुरल होते हैं और एक्सट्रीम हीट की वजह से वो फटते हैं। तो जब वो फटते हैं तो उनसे बहुत सारी गैसेस बाहर निकलती हैं, इमेंस अमाउंट में बहुत सारी हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस बाहर निकलती हैं, जैसे कि यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एज यू ऑल नो, वो तो निकलेगी। हाइड्रोजन फ्लोराइड CO, जो कि बहुत ही नॉक्सियस गैस है, बहुत ही हार्मफुल गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और H2S यहाँ से रिलीज़ होती है। बाकी जैसे कि एसिड्स भी रिलीज़ होते हैं, जैसे HCl, क्योंकि एक्सट्रीम हीटिंग इफेक्ट देता है तो काफ़ी गर्म ये होता है, तो काफ़ी सारी गैसेस निकलती है। इसके साथ साथ जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आप ऐश क्लाउड फॉर्म होता है। ऐश क्लाउड मतलब जो बहुत सारी गैसेस इमेंस अमाउंट में बाहर निकलती हैं, तो एक क्लाउडी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, बिल्कुल ऐसे गैसेस का। तो बहुत सारे पर्टिकुलेट्स मैटर वो एयर में रिलीज़ करता है, जिसके इनहेल करने से, जिसके इंजेस्ट करने से आपको बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, आपको बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी हो सकती हैं, और डर्मल डिजीज़ हो सकती हैं, आपको रेस्पिरेटरी डिजीज़ आपको हो सकती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है।
नाउ मूविंग ऑन टू कि अगर हम इसी में बात करें तो ब्लोइंग ऑफ डस्ट स्ट्रोम, जैसे कि आप देखते हो कि जब बहुत ज़्यादा आंधी चलती है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रोम आता है, तूफान आता है, तो एकदम से जो आसपास के जो मिट्टी है, जो पर्टिकुलेट मैटर हैं, जो सैंड है, जो डस्ट हैं, जो एक तरीके से सॉइल डेब्रीज हैं, तो वो सब उड़ के ना आपके एयर में इस तरीके से फैल जाती हैं। तो वो क्या होता है कि वो पूरे इन्वायरमेंट को स्मोकी बना देता है, पूरे इन्वायरमेंट को फजी बना देता है, क्लियर नहीं हो पाता इन्वायरमेंट, आपको आसपास क्या चल रहा है आपको दिख नहीं पाता, आपकी आंखों में इरिटेशन होती है जब वो आपकी आंखों में जाता है। तो वो पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट होता है जो एयर को पोल्यूट करता है और आपके जो विजन है उसको ब्लर कर देता है, मतलब कि धुंधला कर देता है, आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी, आपकी आंखों में पेन होगा अगर वो चीज़ आपकी आंखों में जाएगी, आपको इरिटेशन होगी, और अगर नोज़ के थ्रू आपके रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, क्योंकि पर्टिकुलेट मैटर हैं तो वो आपको रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ भी कॉज करते हैं। सो दिस इज़ इट अबाउट नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट। नाउ मूविंग ऑन टू मैन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि एयर पॉल्यूशन जो है कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से भी होता है जो ह्यूमंस ने बनाई हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक हैं, और उनकी वजह से एयर पोल्यूट हो रहा है। जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एज यू ऑल नो, बर्निंग ऑफ फ्यूल, सॉरी, जो हम फ्यूल जलाते हैं, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल के बारे में मैंने इसमें डिस्कस किया है, एक सेपरेट वीडियो है जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू भी डिस्कस की हुई है। सो फ्यूल क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को बर्न करते हैं, किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, और वो बर्न होने पे आपको इमेंस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, इमेंस अमाउंट ऑफ लाइट और हीट आपको देता है, तो वो फ्यूल बोला जाता है वो सब्सटेंस। तो कुछ फ्यूल जैसे कि आपका वुड है, काउ डंग केक हैं जिसे आप उपले बोलते हैं, कोयला है, केरोसिन है, तो इन्हें आप घर में यूज़ करते हैं बर्न करने के लिए, और बर्न करते हैं और इनसे लाइक खाना पकाते हैं, कुछ भी ऐसा, पानी गर्म करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में कोल का यूज़ होता है, तो ये सब फ्यूल के तरह यूज़ होते हैं। बट ये क्या करते हैं, हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक होता है, सूट होता है, ऐश होता है। तो जब ये, जैसे कि आपने देखा होगा, आप लकड़ी जलाते हैं तो उससे बहुत सारा धुआं निकलता है, कोयला जलाते हैं बहुत सारा धुआं निकलता है। तो गैसेस एयर पॉल्यूटेंट के साथ साथ ये पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स भी रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारी एयर को काफ़ी इमेंस अमाउंट में पोल्यूट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो कंप्लीट अगर कंबशन हुआ है तो क्या रिलीज़ होगा, CO2, H2O और N2 रिलीज़ होगा। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है तो CO2 रिलीज़ होगा, H2O रिलीज़, N2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हार्मफुल गैस है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा। अगर एक्सेसिव अमाउंट में ऑक्सीजन के कंबशन हुआ है तो CO2, H2O, N2 और O2 रिलीज़ होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका एयर पॉल्यूटेंट रिलीज़ होगा। अगर कंप्लीट कंबशन है थोड़ा कम होगा, कंबशन अगर एक्सेसिव ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो थोड़ा कम होगा, इनकम्प्लीट कंबशन है तो हार्मफुल गैसेस थोड़ा ज़्यादा रिलीज होंगी। बट एयर पॉल्यूटेंट आपके कुछ ना कुछ अमाउंट में बर्न होने पे निकल ही रहे हैं फॉसिल फ्यूल से। सो दिस इज़ इट कि एयर को पोल्यूट करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू कि व्हीकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं जैसे कार, बसेस, ट्रेन्स, हम जो रन करते हैं रोड्स पे, तो वाटरवेज में या रोड्स पे, तो जो व्हीकल्स है, जो ऑटोमोबाइल्स है, इनसे किस तरीके से एयर पोल्यूट हो रही है। तो जो एग्जॉस्ट गैस है, एग्जॉस्ट गैस हमारी, जब हम पेट्रोल बर्न होता है, डीजल बर्न होता है, केरोसिन बर्न होता है, और हमारी बस वगैरह चलती हैं तो इनसे एग्जॉस्ट गैस निकलती है जो कि मोटर व्हीकल से निकलती है। तो यहाँ पे ये हार्मफुल पॉल्यूटेंट जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बहुत सारे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स जो कि बर्न ही नहीं हुए, जिनका कंबशन ही नहीं हुआ है, वो पर्टिकुलेट मैटर की फॉर्म में रिलीज होते हैं। उसके साथ साथ लेड के कंपाउंड रिलीज होते हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल में लेड है, लेड कंटेनिंग लेडिड पेट्रोल है, तो वहाँ से लेड के कंपाउंड रिलीज होंगे, सूट रिलीज होगा। सो आप देख सकते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल का एक यहाँ पे टेबल दी गई है कि कंबशन इंजन एग्जॉस्ट गैसेज में अगर हमारा पेट्रोल से हुआ है तो नाइट्रोजन 71%, डीजल से 61%, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 14%, डीजल में से 12। तो कहने का मतलब है कि प्रोपोर्शन जो है वो वेरी कर रहा है, बट रिलीज यहाँ से ये हो रहे हैं। बाकी ट्रेस अमाउंट में आपको ये सारे एलिमेंट जो हार्मफुल एलिमेंट है जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन के मोनोऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपको कम अमाउंट में मिलेंगे, बट एग्जॉस्ट गैस में आपको मिलेंगे। तो आप ये देखो ना कि कम अमाउंट में मिल रहे हैं, बट जितना हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितना रोड्स पे आप देखते हो कि जितनी भीड़ होती है, जितने ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जितने व्हीकल्स रोड पे होते हैं, तो कलेक्टिवली अगर आप सबको मिलाओ तो कितना ज़्यादा वो एयर को पोल्यूट कर रहे होंगे। सो दिस इज़
अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन इज़ समथिंग पेड़ों का कटना, मतलब कि आपका पेड़ आपने उसको कट किया और वहाँ से उसको क्लियर आउट कर दिया, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। कि आपने एक तरीके से अपनी लैंड को फॉरेस्ट फ्री कर दिया है, पेड़ वहाँ से काट दिया, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन पोल्यूट करता है एयर को, क्योंकि ये इंक्रीज़ कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है एयर में। कैसे? देखो, एज़ यू ऑल नो कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो हमारी जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक तरीके से लेते हैं, उसको एक तरीके से इनहेल करते हैं और उसको एक तरीके से उससे फूड प्रिपेयर करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग अ हार्मफुल गैस फॉर अस, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एक हद तक ही हमारे एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब हम इतनी ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ हो रही है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम हमारे फॉरेस्ट ही कर रहे हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस के जो लाइक रिएक्टेंट है, उनका रिएक्टेंट के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं। बट जब आप डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो हम, क्योंकि कोई फॉरेस्ट नहीं है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो कौन कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा? कोई भी नहीं, कोई सीक्वेस्टर नहीं करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हमारे जो एयर है वहाँ पे जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर फिर ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलता है, फिर एसिड रेन हमें देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे फिनोमिनास फिर हमें देखने को मिलते हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग देखने को मिलता है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे एयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाती है, तो एयर पोल्यूट होती है और हमें सांस लेने में बहुत दिक्कतें होती हैं। अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट करता है। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो होती हैं वो काफ़ी हार्मफुल होती है, जैसे अल्फा बीटा गामा रेज जो होती हैं वो काफ़ी हार्मफुल होती हैं। ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट है कितने ज़्यादा अमाउंट में वो न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज़ कर रहे हैं। न्यूक्लियर रेडिएशंस क्या होती हैं कि वो हमारी वो बहुत ना उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत उनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, तो वो ईजिली पेनिट्रेट कर जाती है हमारी स्किन के अंदर, एकदम से हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके हमारे डीएनए को भी म्यूटेट कर देती हैं वो, और हमें स्किन कैंसर कोज कर सकती हैं। और काफ़ी सारे म्यूटेशंस की वजह से हमें काफ़ी सारी डिजीज़ देखने को मिल सकती हैं आगे आने वाली जनरेशन्स में भी। और इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज़ हुई थी, और मिथाइल आइसोसाइनेट पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से रिलीज़ हुई थी वो, बट वो एक हार्मफुल गैस थी जिसकी वजह से आपने देखा कि कितना ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन कोज हुआ था। तो सोचो, ये तो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, तो एयर को पोल्यूट कर रही है। हालांकि गैसियस ये एयर पॉल्यूटेंट में आएंगी और हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, क्योंकि ये हमारे स्किन कैंसर करती हैं और डीएनए को म्यूटेट कर देती हैं, और हमें फर्दर काफ़ी सारे जैसे रीनल डिजीज़ कॉज कर दिया, या फिर एक तरीके से कैंसर कॉज कर दिया, या एक तरीके से आईक्यू लेवल लो हो जाता है। जो आगे आने वाली जनरेशन्स के जो बच्चे हैं, जो वो पैदा होंगे तो आईक्यू उनका लो हो जाएगा। तो इस तरीके से उनके ब्लड में जो हार्मफुल ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सो ये इतना ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन कोज करती हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में और सभी लिविंग क्रिएचर्स में। तो दे आर वेरी हार्मफुल। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिर अगर हम बात करें माइनिंग की, तो माइनिंग एक तरीके से कि जब हम खुदाई करते हैं, कोयला निकालते हैं, डायमंड ढूंढते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, तो माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं। तो माइनिंग ऑफ कोल एंड स्टोन रिलीज कोल डस्ट और स्टोन डस्ट। जब हम स्टोन्स की माइनिंग करते हैं, जो हम कोयले को निकालने के लिए माइनिंग करते हैं, तो उससे कोल डस्ट निकलती है। जैसे आप देख सकते हैं ये कोयले की माइनिंग की तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डस्ट निकलती है। तो ये जो डस्ट है कहाँ जा रही है? हमारे एयर में जा रही है, हमारे एयर को पोल्यूट कर रही है। तो ये कौन सा पोल्यूटेंट है? बीइंग इन नेचर, बीइंग पर्टिकुलेट इन नेचर, तो ये पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट हो जाता है। और स्टोन डस्ट की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे स्टोन को क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है, उससे बजरी बनाई जाती है, या जो भी कोरसेंट जो भी होता है वो बनाया जाता है। जब इनको डाला जाता है ऊपर से तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्टोन डस्ट रिलीज़ होती है, तो ये एयर पॉल्यूशन कॉज करती है, पूरा एयर में फैल जाती है और पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन ये कॉज करती है, जिसकी वजह से ये फिर जब हम सांस लेते हैं, जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सांस के थ्रू उनकी बॉडी में जाता है और उनको जो है काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ कोज करता है, और आँखों में आई इरिटेशन कोज करता है। और आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, आसपास के एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, उनको भी ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ कोज करेगा। तो कहने का मतलब ये परसिस्टेंट हो जाता है एक तरीके से, हमारी एयर में फिर ये रहेगा वहाँ पे, और वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस। तो वी हैव टू टेक केयर कि हमें देखना चाहिए कि कौन कौन से नेचुरल सोर्स है, कौन कौन से एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं। अब इसमें अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं हमारे रिलीज़ होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को CFCs भी बोला जाता है। और ये कहाँ से रिलीज़ होता है? जो हमारे घरों में ही लाइक चीज़ें होती हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, एरोसोल्स और स्प्रेयर्स होते हैं, जो जिसमें से थोड़ा एयर वाली वो वैसी चीज़ें निकलती हैं ना, जैसे कि आप परफ्यूम लगाते हैं तो इस तरीके से एरोसोल जो निकलते हैं, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर से इस तरीके से गैस जैसा कुछ निकलता है, रेफ्रिजरेशन से भी जो गैस निकलती है, तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। जब वो एयर में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं। अब ओजोन लेयर क्या कर रही थी? ओजोन लेयर हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही थी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ठीक है। बट अगर ओजोन ही डिप्लीट हो जाएगी, धीरे धीरे अगर वही ख़त्म हो जाएगी, तो हमारी जो अर्थ है वो कैसे बच पाएगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से? तो फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम तक आती हैं, फिर हमें स्किन कैंसर कॉज करती हैं, स्किन रैशेज़ कॉज करती हैं और कैटरैक्ट कॉज करती हैं, और हमें हार्मफुल एक तरीके से हमें उसके ब्रंट फेस करने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि CFC फोम से, एरोसोल से, सॉल्वेंट से, रेफ्रिजरेशन से, यहाँ से रिलीज़ होते हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आप अवेयर होंगे कि इंडस्ट्रीज़ कितनी ज़्यादा अमाउंट में एक तरीके से सेटअप हो रही हैं। और ये जो एरा है डेवलपमेंट का, ये इंडस्ट्रियल एरा ही है कि इसमें इंडस्ट्रीज़, हर तरीके की इंडस्ट्री है, हर फील्ड की इंडस्ट्री है, और चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, स्टेशनरी इंडस्ट्री हो, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक लाइक इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं अभी। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ करती हैं, जो कि गैसियस भी होते हैं, पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट भी होते हैं, हमारे एयर में जाते हैं, एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स अगर हम देखें, थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे कोयले को जलाकर बिजली बनाई जाती है, तो NO2, N2O, SO2 ये सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं। स्टील इंडस्ट्री से स्मोक, पर्टिकुलेट मैटर, CO2, फ्लोराइड रिलीज़ होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी से, मेटल स्मेल्टर, फर्टिलाइजर्स प्लांट, एसिड प्लांट, सीमेंट प्लांट, सोप एंड डिटर्जेंट प्लांट, पेपर मिल्स। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ हैं और उनसे अलग अलग टाइप के एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं। आपका N2O भी निकल रहा है, CO2 भी, CO भी, पर्टिकुलेट मैटर भी, यानी कि गैसेस भी रिलीज़ हो रहे हैं और पर्टिकुलेट मैटर भी रिलीज़ हो रहे हैं। बदबू यानी ऑडर भी रिलीज़ हो रही है, जो कि हमारी एयर को एक तरीके से उसकी स्मेल को ऑल्टर करती है, उसकी स्मेल को बदल देती है। तो इतना मैसिव अमाउंट में अगर हम चीज़ें करेंगे तो हमारी एयर पोल्यूट होनी ही है। सो यू कैन सी दैट कि हमने नेचुरल सोर्सेज की भी बात की, हमने मैन मेड सोर्सेज की यानी एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की भी बात की। तो अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम उन्हें नेग्लिजिबल अमाउंट में लेते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वोल्केनो रोज़ रोज़ नहीं इरप्ट होते, पहली बात। वाइल्ड फायर रोज़ रोज़ नहीं लगती हैं, ठीक है, और डस्ट स्टॉर्म रोज़ रोज़ नहीं आते हैं। तो ये नेग्लिजिबल हैं कहीं ना कहीं। हम इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं एक हद तक, और कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब इतना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन को आप कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है। बट हाँ, ये उतना एयर को पोल्यूट नहीं करते हैं। अगर हम सारा एक तरीके से यही बोल दें कि नेचुरल भी तो होते हैं कोजेज़, तो नेचर की वजह से भी तो एयर पोल्यूट हो रही है, वो उतने अमाउंट में नहीं होती, और वे एक टाइम पे जाके नेचर उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। बट आप ये देखिए कि अगर हम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की बात करें तो कितने सारे सोर्सेज हैं एंथ्रोपोजेनिक, जो कि डेली माइनिंग हम कर रहे हैं, डेली लोग काम पे जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में डेली लोग काम पे जाते हैं, डेली एयर पॉल्यूटेंट रिलीज़ हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन लोग कर रहे हैं, जबकि उसकी उतनी नीड भी नहीं है फिर भी। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो ध्यान देने वाली बात है वो है एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, क्योंकि अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें वो तो 3 से 4 ही हैं बस, जो कि डेली नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम एंथ्रोपोजेनिक की बात करें तो देयर आर वेरियस सोर्सेज जो कि एंथ्रोपोजेनिक है, मैन मेड सोर्सेज हैं। सो यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ दैट, और इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी भी हैं, क्योंकि NTU-UGC नेट से नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज को वहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग पूछ लिया जाता है, कहाँ से, किस इंडस्ट्री से कौन सा पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। सो आई होप आपको ये कंटेंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, कि एयर पोल्यूशन से, क्योंकि हमने सोर्सेज पढ़ लिए हैं, अब हमें पता चल गया कि कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं, तो अब हम देखेंगे कि उनके हमारे हेल्थ पर क्या इफेक्ट होते हैं, क्यों हमें उन्हें रोकना है, क्यों हमें उन पर ध्यान देना है। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।